स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, आज का जो आपका टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन और माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन और माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। आज मैं ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, और इसके साथ साथ मैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ये जो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और आपके पास पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। ये लिख लें, राइट डाउन द क्वेश्चन लिखे, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन लिखे, राइट डाउन द माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगेन मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, राइट डाउन द माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। मैंने अभी तक जितना भी आपको पढ़ाया उसके अंदर मैंने आपको दो लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने कल एक्सप्लेन किया और आज दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है जो मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। दोनों ही ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। अगर आप बोर्ड के पेपर उठा के देखें, पास पेपर उठा के देखें, तो ये दोनों ही लॉन्ग किसी ना किसी पेपर में 2018 में ए ग्रुप में आया होगा या बी ग्रुप में आया होगा, फैसलाबाद बोर्ड में, लाहौर बोर्ड में, मुल्तान बोर्ड में, किसी में भी उठा के देखें, ये क्वेश्चंस, ये जो दो क्वेश्चंस हैं, ये किसी ना किसी बोर्ड में आए होंगे। इस वजह से इस चैप्टर के अंदर ये जो मैंने क्वेश्चन अभी दो बता दिए हैं, चैप्टर नंबर 9 में अभी तक मैंने आपको दो लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए हैं। आज मेरा दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है, जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। जो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, डायनामिक इक्विलिब्रियम की, मैं उसको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। सब इससे पहले मैं थोड़ा सा जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जो दो लेक्चर जो मैंने आपको पीछे आपको पढ़ाए हैं, उसका मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करना चाहता हूँ। दो लेक्चर जो मैंने आपको पीछे पढ़ाए हैं, मैंने यहाँ पर आके चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, वो थोड़ा से मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पिछला जो मैंने आपको पढ़ाया है दो लेक्चर्स के अंदर, जो मैंने दो लेक्चर्स के अंदर पीछे आपको पढ़ाया है, उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं, आपके पास आपकी बुक में लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शंस दो तरह के होते हैं। एक आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, एक आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन, ये भी हमारे पास क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन पूछेंगे, ये भी हमारे पास क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन। रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट, आपको मेरी आवाज आ रही है? जरा एक मैसेज करें, जरा चैट बॉक्स में जरा मैसेज करें सभी स्टूडेंट, या कोई एक स्टूडेंट मैसेज कर दे कि मेरी आवाज आपको आ रही है। चैट बॉक्स में मैसेज करें कि मेरी आवाज आपको आ रही है। चैट बॉक्स में स्टूडेंट्स मैसेज करें, कोई एक स्टूडेंट मैसेज कर दे कि मेरी आवाज आपको आ रही है। जी सर, मैसेज नहीं आ यार सर, उसको नीचे करना है। बोले सर अभी तक। जी स्टूडेंट, मेरी आवाज आपको आ रही है? स्टूडेंट, मेरी आवाज आपको आ रही है? स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आपको आ रही है? नो नो, ये यार आवाज नहीं आ रही।
आवाज नहीं आ रही। एक दिन सही चलता है, दूसरे दिन आवाज का मसला नहीं। कल सही चले, परसों बाद का मसला थी, फिर आवाज नहीं आ रही। जी स्टूडेंट, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? सभी स्टूडेंट्स को की मेरी आवाज़ आपको आ रही है? वीडियो भी नहीं आ रही कोई। वीडियो आ रही है, नहीं आ रही। आंखें नहीं आ रही। अब भाई जी स्टूडेंट, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? आ रही है सर। यस के मैसेज आ रहे हैं। बोल स्टूडेंट, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? लेक्चर करे सर हो गई। स्टूडेंट, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? डी सर आ रही है सर करे। इधर अभी नहीं कराया। स्टूडेंट, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? सर आवाज जी स्टूडेंट, मेरी अब सबको आवाज़ आ रही है? मेरी स्टूडेंट सभी को अब आवाज़ आ रही है। जो थोड़ा सा मसला था वो खत्म हो गया है। अब जरा लेक्चर पर आने जी। हमारे पास जो मैं आपको बता रहा था कि ये वो टॉपिक हैं जो मैंने आप बहुत पहले आपको जो पिछले मैंने आपको 2 लेक्चर पढ़ाए हैं। ये 2 टॉपिक ये जो मैंने ये आपके पास ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये जो मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो मैंने लेक्चर आपको पढ़ा चुका हुआ हूँ, थोड़ा सा मैं वो आपको बताने लगा हूँ, दोबारा रिपीट करने लगा हूँ। रिवर्सिबल रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में। रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। मैंने आपको बताया था रिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है और प्रोडक्ट दोबारा टूटकर रिएक्टेंट में आता है। ये हमारे पास क्या होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जाना और प्रोडक्ट का दोबारा टूटकर रिएक्टेंट में आना रिवर्सिबल रिएक्शन। मैं पहले आपको बता चुका हूँ। दूसरा हमारे पास क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन ये आपके पास सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन आपके पास सिंगल स्टेप रिएक्शन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है और उसके बाद रिएक्शन क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। ये हमारे पास क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। उसके बाद मैंने आपको बताया केमिकल इक्विलिब्रियम, जो मैंने अभी कल आपको एक्सप्लेन किया है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारे पास दो यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर 2 स्टेट्स हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो सेम हो जाता है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट सेम हो जाता है एज दैट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन रेट। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या होता है? हो जाता है सेम हो जाता है। इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। और मैंने इसकी आपको बताया स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम को भी मैं आपको बता चुका हूँ कल, डायनामिक इक्विलिब्रियम को भी बता चुका हूँ। ये आपका वो था, ये 1 2 3 4 ये जो 4 टॉपिक थे जो मैं ऑलरेडी आपको 2 लेक्चर में जो पीछे 2 लेक्चर गुजरे हैं उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? अब सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। मैंने आप लोगों ने, अगर आपके पास पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। अभी मैं सिर्फ इसको ले रहा हूँ, सिर्फ इसको ले रहा हूँ। ये आपके पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। आपने इसको कैसे लिखना है? जैसे आपकी बुक के अंदर भी उन्होंने ऐसे बिल्कुल सेंटर में पेपर में लाइन ड्रा की हुई है, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन।
आपने इसको कैसे 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, कैसे आपने इसको अटेम्प्ट करना है। आपने ऐसे ही फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन पेपर में सबसे पहले आपने पेपर में सेंटर में लाइन लगानी है, जैसे मैंने लाइन लगाई। सेंटर में लाइन लगाने के बाद आपने पेपर में आपने एक साइड पर हेडिंग देनी है फॉरवर्ड रिएक्शन की, दूसरी साइड पर आपने हेडिंग देनी है रिवर्स रिएक्शन की। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, ये आपने दोनों हेडिंग्स देनी है। और देने के बाद आपने वही 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड में आएगा, ठीक है, वही आपने शॉर्ट क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट करना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस चैप्टर में आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इस चैप्टर में आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चन का नंबर कितने होंगे? 2, मतलब 8 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस पेपर में इस चैप्टर में से आने हैं। ये 3 पेज या 4 पेज का चैप्टर है और सबसे आपको मार्क्स गेनिंग चैप्टर है, जिसमें आपको ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो मैं आपको यहाँ पर आपको बता चुका हूँ, 3 से 4। एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको आज ये बताने लगा हूँ। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में आप लोगों ने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने फर्क लिखना है। क्या लिखना है? इसके अंदर सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट में जाते हैं। पहला पॉइंट, फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट में जाते हैं। लेकिन अगर रिवर्स की बात करें तो रिवर्स में हमारे पास क्या होगा? रिवर्स में हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट दोबारा टूट के किसमें आएगा? रिएक्टेंट में। फॉरवर्ड में हमारे पास फॉरवर्ड ऐसे फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको लाइक जरा देखें, जरा इसको यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखने लगा हूँ H2 plus I2, H2I2 it makes 2HI। फॉरवर्ड में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है। ये आपके पास आपको मैं बता चुका हूँ, ये हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट है और ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है, ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट। फॉरवर्ड में रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट में जाता है, रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट में जाते हैं फॉरवर्ड में। और रिवर्स में क्या होता है? यही प्रोडक्ट जो हमारे पास रिएक्टेंट के रिएक्ट करने से बनी होती है, वो दोबारा टूट के किसमें आ रही होती है? रिएक्टेंट में आ रही है। रिवर्स में हमारे पास प्रोडक्ट दोबारा किसमें जाती है? रिएक्टेंट में। फॉरवर्ड में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, रिवर्स में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। अब दूसरी बात, फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है। ये देखिए ना, ये लेफ्ट और ये राइट। फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास लेफ्ट टू राइट, फॉरवर्ड लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट टू राइट। फॉरवर्ड रिएक्शन में दोबारा बात कर रहा हूँ, फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट टू राइट होता है, लेकिन जो रिवर्स रिएक्शन है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट होता है, राइट टू लेफ्ट। फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट टू राइट, रिवर्स रिएक्शन राइट टू लेफ्ट। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। ये चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसको, रेट इज वेरी फास्ट। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो जो रिएक्शन का फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो होता है स्टार्ट में, वो बहुत ही फास्ट होता है। रिएक्शन का रेट क्या होता है? बहुत ज्यादा फास्ट होता है। रिएक्शन रेट इज वेरी फास्ट। लेकिन हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन रेट जो होता है वो बहुत क्या होता है? स्लो होता है। ऐसे ही आपने इसके अंदर डिफरेंस लिखनी है। रेट इज वेरी फास्ट और यहाँ पर रेट क्या होता है? रिएक्शन का रेट क्या होता है? वेरी स्लो होता है। और आपके पास इसका चौथा पॉइंट क्या है? विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ रिएक्शन का रेट जो होता है फॉरवर्ड, ये हमारे पास फॉरवर्ड है। रिएक्शन का रेट फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो स्टार्ट में, इनिशियल स्टेज में वो वेरी फास्ट होगा। क्या होगा? वेरी फास्ट। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ वो क्या होगा? जो उसका रेट है वो क्या हो जाएगा? स्लो होना शुरू हो जाएगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो रिएक्शन का रेट है वो क्या होना शुरू हो जाएगा? स्लो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके उल्ट, इसके ऑपोजिट क्या करता है? रिवर्स रिएक्शन का रेट होता है।
रिवर्स रिएक्शन का रेट जो स्टार्ट में होता है वो क्या होता है, स्लो होता है। फॉरवर्ड का फास्ट होता है, रिवर्स का क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, और लेकिन इसमें ये है कि ये जो आपके पास विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन का जो रेट होता है वो स्पीड अप हो जाता है ग्रेजुअली। स्पीड अप क्या हो जाता है, तेज हो जाता है ग्रेजुअली। ये मैंने 2 पॉइंट, तीसरा और चौथा पॉइंट, तीसरा और इसका चौथा पॉइंट कल मैंने आपको ग्राफ की मदद से इसको एक्सप्लेन किया था कि आप उसमें ग्राफ के अंदर जो बेंट आ रहा था, ऐसे ऐसे कर्व बन रहा था और एक टॉप टू बॉटम आ रहा था, टॉप टू बॉटम आ रहा था, एक क्या कर रहा था, बॉटम टू टॉप की तरफ जा रहा था। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन मैंने कल इसको ग्राफ की मदद से आपको एक्सप्लेन किया था कि ये 2 पॉइंट कैसे हैं कि शुरू में इसका रेट बहुत फास्ट होता है, फिर बाद में ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हमारे पास इसका रेट क्या होता है, शुरू में स्लो होता है और बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम ये क्या हो जाता है, ग्रेजुअली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ग्रेजुअली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जी, ये हमारे पास अब आपके पास ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आपका कवर हो गया। समझ आ गई बात की नहीं आ गई? बिल्कुल सिंपल सा आपने क्या लिखना है स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल जब भी ये क्वेश्चन पढ़े ना, आपने वरी नहीं होना, सिंपल पेपर में सेंटर में लाइन ड्रा करें, एक साइड पर हेडिंग दे फॉरवर्ड, एक साइड पर रिवर्स। फॉरवर्ड लेफ्ट टू राइट, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और रिएक्शन का रेट स्टार्ट में वेरी फास्ट और फिर क्या रहता है, स्लो हो जाता है। ये 3 लाइनें हैं। और रिवर्स में क्या होता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं और रिएक्शन क्या होता है, राइट टू लेफ्ट जाता है और रेट शुरू में रेट इसका बहुत स्लो होता है लेकिन बाद में क्या होता है, स्पीड अप। स्पीड अप का मतलब फास्ट हो जाना, ग्रेजुअली। विद ग्रेजुअली का मतलब होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो रिएक्शन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। इसका रिवर्स रिएक्शन का, रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो शुरू में स्लो होगा, बाद में क्या होगा, स्पीड अप। जी बेटा, यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को, जहाँ तक जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये बात क्लियर हो चुकी है। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है। इनको एक्सप्लेन भी करना कि उतना नहीं, बस इनको ऐसे ही लिखना है, जैसे बुक में लिखा हुआ है ऐसे ही करना है, इसको कोई फर्दर एक्सप्लेन नहीं करना। सिर्फ जैसे ये बुक में लिखा हुआ है 2 नंबर का बच्चों, आपने 2 नंबर का स्टूडेंट आपने शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, लेकिन आपने जैसे वहाँ पर हेडिंग बना के, पेज नंबर आपके पास है, ये पेज नंबर 6 बुक का पेज नंबर 6 है, वहाँ पर आपका ये चीज़ें, ये सवाल, ये क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है और बड़ा अच्छी तरह उन्होंने एलैबोरेट किया हुआ है ताकि स्टूडेंट्स वरी ना हो और इजीली आप ये शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। जी, अब आते हैं हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। ये लिख लें ऊपर हेडिंग, बुक के ऊपर ये लिख लें, ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो ये खसूसियत, ये जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, ये हमारे पास क्या होगा, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आएगा। पेपर में भी शॉर्ट भी आ सकता है, अगर शॉर्ट आए तो आपने 2 या 3 लिख देनी है। अगर शॉर्ट आए तो आपने 2 या 3 ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। अगर लॉन्ग आए तो आपने 5 की 5 लिखनी है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपकी 5 की 5 आपने ये लिखनी है। ये आज इस टॉपिक का केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल रिएक्शन, ये उसका ये आज आपका एक लास्ट टॉपिक है जो आज को मैं खत्म करूँगा। कल से हमारे पास लॉ ऑफ मास सेक्शन है, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। इसको ज़रा गौर से सुने। मैंने इसी वजह से आपको शुरू से चैप्टर के स्टार्ट से एक्सप्लेन करना शुरू किया है और एंड तक लेके आ रहा हूँ। चैप्टर के स्टार्ट से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है शुरू से और एंड तक लेके आया हूँ ताकि आपका एक जो रिदम है, जो आपका कंसेप्ट है, वो आपके सारे के सारे एक दफ़ा सारे के सारे रिकॉल भी हो जाए और आपके क्लियर भी हो जाए। जी, समझ आ रही बात की नहीं? जी, हमारे पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसकी माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले एक केमिकल जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, पहला पॉइंट, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट जो है आपके पास वो हमेशा कब अचीव होगी? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट या डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट? डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है आपके पास वो कब अचीवेबल? अचीवेबल का मतलब होता है हासिल होगा। हासिल कब होगी? जब हमारे पास जो सिस्टम होगा वो सारे का सारा क्या होगा? क्लोज होगा। सिस्टम क्या होगा? क्लोज।
क्लोज का मतलब क्या है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सर ये सिस्टम आपका क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल। डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन क्लोज सिस्टम। कि आपका सिस्टम क्या होना चाहिए, क्लोज। क्लोज का मतलब है कि कोई बाहर की चीज इंटरफेयर ना करे, कोई बाहर की चीज इंटरफेयर ना करे। सिस्टम आपका क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम कब अचीवेबल होगा, जब पूरे का पूरा सिस्टम हमारे पास क्या होगा, क्लोज। क्लोज कैसे, मैंने आपको अभी आपको लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको क्लोज सिस्टम का बताया था। क्लोज सिस्टम क्या होता है, मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास अगर आप पहला लेक्चर देखें तो मैंने कहा था अगर आप उसको देखें गौर से, अगर आप इसको गौर से देखें तो हमारे पास ये एक फ्लास्क पड़ी हुई है, पहले दूसरे पेज के ऊपर ये फ्लास्क पड़ी हुई है जिसके अंदर उसने क्या डाला हुआ है, हाइड्रोजन और क्या डाला हुआ है, आयोडीन। हाइड्रोजन और आयोडीन इसके अंदर क्या किया हुआ है, उसने ऐड किया हुआ है। हाइड्रोजन और आयोडीन उसने इसके अंदर ऐड किया हुआ है। हाइड्रोजन और आयोडीन उसने इसके अंदर ऐड किया हुआ है। और ऊपर से अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो फ्लास्क है उसने क्या की हुई है, बंद की हुई है। ये फ्लास्क उसने बंद की हुई है। और अगर ये आप देखें जब उसने ये फ्लास्क बंद कर दिया है तो ये देखिए अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन जो उसने ऐड की हुई है वो एक क्लोज है। इसको बाहर की कोई भी चीज, बाहर की और भी बहुत गैसेज हैं, आपको पता है खुदा में हमारे पास जो हमारे पास इन्वायरमेंट है इसके अंदर बहुत सी गैसेज हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, इसके अंदर नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। अगर ये सिस्टम ये क्लोज ना हो, हाइड्रोजन और आयोडीन को उसने क्लोज सिस्टम में फ्लास्क को बंद करके, पहले उसने ऐड किया बाद में उसने फ्लास्क को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अगर वो सिस्टम क्लोज ना हो तो बाहर की जो गैसेज हैं, जो इन्वायरमेंट की गैसेज हैं, जो इन्वायरमेंट के रिएक्टेंट हैं, वो क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे और आपके रिएक्शंस को क्या करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम को क्या करेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम को क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। डायनामिक इक्विलिब्रियम को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। इस वजह से आपका सिस्टम क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। सिस्टम क्या होना चाहिए, क्लोज। उसने हाइड्रोजन और आयोडीन को, यहाँ पर मैंने आपको कहा था नीचे आयोडीन होगी, ऊपर क्या होगी, हाइड्रोजन। नीचे आयोडीन होगी, ऊपर क्या होगी, हाइड्रोजन। आपको मैंने ये बता चुका हूँ। उसने लिखे पूरे सिस्टम को क्लोज, सिस्टम शुड बी क्लोज फॉर डायनामिक इक्विलिब्रियम। टू अटेन द डायनामिक इक्विलिब्रियम, the first microscopic characteristics of dynamic equilibrium, the system should be closed. सिस्टम आपके पास क्लोज होना चाहिए। अगर सिस्टम क्लोज नहीं होगा, तो बाहर का जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर रिएक्टेंट और भी रिएक्टेंट गैसेस मौजूद हैं, रिएक्टिव गैसेस मौजूद हैं, ठीक है, या रिएक्टिव सब्सटेंस मौजूद हैं, वो क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। इंटरफेयर का मतलब है डिस्टर्ब करेंगे। और केमिकल इक्विलिब्रियम आपको या डायनामिक इक्विलिब्रियम आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई आपको टू अटेन द डायनामिक इक्विलिब्रियम सिस्टम शुड बी क्लोज। आपका सिस्टम पहला क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। सिस्टम शुड बी क्लोज, सिस्टम आपका क्लोज होना चाहिए, सिस्टम आपका क्लोज होना चाहिए। और आपके पास सेकंड पॉइंट क्या है, रिएक्शन डू नॉट स्टॉप। डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होता। मैंने आपको कल बताया था कि डायनामिक इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन शो करते हैं। जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन हैं वो सारे के सारे क्या शो करते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। और डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होता है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे होते हैं और प्रोडक्ट किस में आ रहे होते हैं, रिएक्टेंट में। समझ आ रही मेरी बात की नहीं आ रही? ये रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, प्रोडक्ट टूट कर रिएक्टेंट में जा रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाई जा रहा है, प्रोडक्ट टूट कर रिएक्टेंट में जा रहा है। कोई पता नहीं है कि रिएक्शन कब स्टॉप होगा। प्रोडक्ट बन रही है और वही प्रोडक्ट जो बन रही है वही टूट के किसमें आ रही है, रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, प्रोडक्ट टूट कर रिएक्टेंट में आ रहा है। रिएक्शन कभी भी स्टॉप यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि ये क्या हो रहा है, फॉरवर्ड भी जा रहा है और वहां से रिवर्स आ रहा है, फॉरवर्ड और रिवर्स। रिएक्शन कभी भी स्टॉप
नहीं होगा जी। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है अमाउंट रिमेन कांस्टेंट इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसा ये मैंने आपको कल बताया था कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट है वो भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। मैंने कल आपको ये बताया था कि जब हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम आएगा, जब हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा, तो रिएक्शन का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो पहले एक बात है वो क्या होना चाहिए, सेम, इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दूसरी पॉइंट मैंने जो आपको बताया था, मैंने कहा था केमिकल कंपोजिशन रिमेन कांस्टेंट। याद आया? कल मैंने ये बताया था केमिकल कंपोजिशन रिमेन कांस्टेंट। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, मैंने कल बताया था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। याद रही बात की नहीं आई कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसको मैंने बता दिया था कि आपके पास ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। मैंने आपको बताया था कि अगर 5 ग्राम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाते हैं और उतनी ही अमाउंट प्रोडक्ट की, मतलब 5 ग्राम प्रोडक्ट फूड का द्वारा किसमें कन्वर्ट होगी, रिएक्टेंट में। ना ही रिएक्टेंट की मिकदार में कमी आएगी, ना ही प्रोडक्ट की मिकदार में कमी आएगी। जितनी अमाउंट रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में जा रही है, उतनी अमाउंट प्रोडक्ट के द्वारा रिएक्टेंट में आएगी। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 9th क्लास के 5 स्टूडेंट मैं 10th क्लास में भेजूँ, 9th क्लास के 5 स्टूडेंट मैं 10th में भेजूँ, और 10th के 5 स्टूडेंट मैं उठा के 9th क्लास में अगर बिठा दूँ, तो शिफ्टिंग हुई है, 5 स्टूडेंट्स की शिफ्टिंग हुई है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास दोनों के दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, किसी किस्म की चेंज नहीं आएगी। यानी कि कहने का मकसद है रिएक्शन डू नॉट स्टॉप, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन कांस्टेंट। और साथ उसने ये एक बात लिखी हुई है, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर, डेंसिटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर और डेंसिटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास उसने जो लिखा हुआ है, कलर और डेंसिटी लिखा हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर और डेंसिटी वो क्या रहेगी, रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि वो एक, यानी कि उसमें किसी किस्म की चेंज नहीं आएगी। मैंने आपको बताया था आयोडीन का कलर क्या था, पर्पल। आयोडीन का कलर क्या था, पर्पल। वो इसमें कन्वर्ट हुआ, रिएक्शन फॉरवर्ड हुआ, प्रोडक्ट बनी, क्या बना, हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या बना, हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या हो गया, कलरलेस। दोबारा आपने उसको हीट देने के बाद वो दोबारा टूट कर किसमें कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन और आयोडीन में। जैसे ही वो हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हुआ, आपको पता फिर दोबारा आयोडीन का कलर क्या था, पर्पल। वो वैसे का वैसे पर्पल आपको क्या हो गया, शो हुआ। मतलब कलर और कैरेक्टरिस्टिक्स, डेंसिटी वगैरह में, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में किसी किस्म की चेंज नहीं आएगी जी। इसके बाद स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक ये 4 पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है और प्रोडक्ट किसमें टूट जाता है, रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाते हैं और प्रोडक्ट टूट कर दोबारा किसमें आते हैं, रिएक्टेंट में आते हैं। अटेंडेंस का सर बोर्ड जी, सभी स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस जरा मार्क करवाएं। सभी स्टूडेंट्स प्रेजेंट लिखकर टेक्स्ट करें, अपनी अटेंडेंस जरा मार्क करवाएं सभी स्टूडेंट्स। कहता है आपके पास अगर आप 4 पॉइंट देखें तो वो कह रहा है कि रिएक्शन जो है, 4 पॉइंट देखिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में आएंगे। कहता है चाहे आप रिएक्शन को रिएक्टेंट से स्टार्ट करें, चाहे आप रिएक्शन को प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, आप केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम आप क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और लास्ट में जो हमारे पास आखिरी पॉइंट है, 5th पॉइंट है, कहते हैं केमिकल जो आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम, हम उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। डिस्टर्ब का मतलब है हम उसको चेंज कर सकते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब कर सकते हैं। और वो कैसे डिस्टर्ब होगा, हम जब क्या अप्लाई करें, प्रेशर और टेम्परेचर।
जब हम अगर प्रेशर और टेम्परेचर को अप्लाई करेंगे, प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करेंगे, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। H2 प्लस I2, लास्ट पॉइंट है 2HI, डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया है, डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया है। लेकिन अगर आप क्या करें, यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर दें, जहाँ आप टेम्परेचर दे दें, प्रेशर और टेम्परेचर अगर आप अप्लाई कर दें, या आप प्रेशर कर दें या आप टेम्परेचर कर दें, या दोनों कर दें, प्रेशर भी कर दें और टेम्परेचर भी कर दें, प्रेशर भी कर दें या टेम्परेचर भी कर दें, या खाली प्रेशर कर दें या टेम्परेचर कर दें, या दोनों कर दें, तो क्या होगा, आपका जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, चेंज होगा। कहने का मकसद ये है कि ये हमारे पास ऐसी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आया तो आपने 2 से 3 लिखनी है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने 5 की 5 ऐसे ही एलैबोरेट करके लिखनी है। आज मैंने आपको क्या करवाया, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा एक लॉन्ग करवाया है, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट दोबारा मैंने ये बताया है, ये हमारे पास 5th पॉइंट है। 5th पॉइंट क्या है कि इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब। इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब का मतलब होता है हम लोग चेंज कर सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकता है जब हम प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई करेंगे। कैसे, फॉर एग्जांपल आप अगर मैं करता हूँ, मैंने अगर H2 और I2, हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट किया, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया, यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम आ चुका है। लेकिन ये भी क्या हो सकता है, केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं जब हम क्या करें, हाइड्रोजन और आयोडीन को, हाइड्रोजन और आयोडीन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये बन गई, हाइड्रोजन ऐड कर दी और आयोडीन ऐड कर दी, हाइड्रोजन और आयोडीन ऐड कर दी, केमिकल इक्विलिब्रियम आ चुका हुआ है, डायनामिक इक्विलिब्रियम आ चुका हुआ है। लेकिन मैं इसको नीचे से क्या कर दूं, थोड़ा सा हीट कर दूं, टेम्परेचर दे दूं, इसको हीट कर दूं, टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, हीट कर दूं, तो हाइड्रोजन और आयोडीन क्या होगा, आपको पता है हाइड्रोजन और आयोडीन क्या होगा, वो उनका जो रिएक्शन का रिएक्ट करने का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। जब वो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपको पता है जो एलिमेंट्स की, जो एटम्स की जो रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और वो जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा। इसी तरह से अगर आप प्रेशर अप्लाई करें, गैस के ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस के एटम्स, आपको मैंने पता है गैस के एटम्स जो होते हैं वो दूर दूर फासले पर होते हैं, एक एटम उस तरफ है, एक एटम इस तरफ है, ठीक है। लेकिन जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। जब दोनों गैसेस कंप्रेस हो जाएंगी तो आपको ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाएगा। ये चीज़ें हैं जो सिर्फ उनको डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करती हैं। क्लियर होगी बात कि टेम्परेचर और प्रेशर अगर आप अप्लाई करें तो आपका ये डायनामिक इक्विलिब्रियम इसको क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। इसके अलावा यही डायनामिक इक्विलिब्रियम जो डिस्टर्ब होगा आप एफएससी में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में, एफएससी में चैप्टर नंबर आप 6 में पढ़ेंगे ली-चैटियल प्रिंसिपल। ली-चैटियल प्रिंसिपल चैप्टर नंबर 6 या चैप्टर नंबर 7 है फर्स्ट ईयर का, आप ली-चैटियल प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसके अंदर वो आपको बताएगा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे डिस्टर्ब होता है टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करने से। वो ज़्यादा वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन आपके लेवल पर जस्ट उन्होंने इतना ही बताया हुआ है कि अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब होता है जी। इसके अलावा किसी स्टूडेंट ने भी सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई स्टूडेंट अगर सवाल पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। जी कोई स्टूडेंट सवाल पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। पॉइंट 4 DAR। पॉइंट 4 हमारे पास क्या है, वो कहता है कि अगर आप रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जाते हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में आते हैं तो जरूरी नहीं कि रिएक्शन आप रिएक्टेंट से स्टार्ट करें, रिएक्शन आप प्रोडक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, रिएक्टेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके कहने का मकसद ये है कि आप जो रिएक्शन है ये जरूरी नहीं कि H2
H2 और I2 और 2HI बनेगी। आप क्या कर सकते हैं, 2HI से भी स्टार्ट करके H2 और I2 बना सकते हैं। या आप रिएक्टेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फिर भी आपको क्या मिलेगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम मिलेगा। जी, इसके अलावा 0.5 का मैंने आपको बता दिया है। अभी मैंने 0.5 भी एक्सप्लेन किया है कि आपका जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब का मतलब है आप वो चेंज कर सकते हैं जब आप टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करेंगे।